अध्यक्ष जी और साथियों, दो परिस्थितियों में बोलना बहुत कठिन होता है। जब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं हो तो बोलना बहुत कठिन होता है, और जब आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ हो तो भी बोलना बहुत कठिन होता है। तो मैं ऐसे ही कठिन परिस्थिति में खुद को पा रहा हूँ कि क्या बोलूं और क्या छोड़ दूं, और बोलूं तो क्या क्यों बोलूं। लेकिन फिर भी यहाँ खड़ा हूँ तो थोड़ी बात जो दिमाग में भी आ रही है वो आपसे बांटना चाहता हूँ। इससे पहले जो सत्र हुआ युवकों का, उसके अध्यक्ष संकेत जी ने एक बहुत ही बड़ी और मार्के की बात कही, जिसकी तरफ हम सबका ध्यान जाए इसके लिए मैं उसको फिर से दोहरा रहा हूँ। ये जो नए लोग हैं, जिनको हम लोग नई पीढ़ी कहते हैं, जिनकी काफ़ी अच्छी संख्या यहाँ मौजूद है, उनकी प्रतिक्रिया बताते हुए संकेत ने ये कहा कि वो कहते हैं कि यहाँ से जो कुछ बातें कही जाती हैं वो इतनी कठिन होती हैं, उसके शब्द इतने कठिन होते हैं तो उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं उसको दूसरी तरह से कहूँ तो सरल बोलना सीखना, ये कैसे हो। तो मैं बराबर कहता हूँ कि तुम उसी बात को सरल करके बता सकते हो जिस बात को तुमने अच्छी तरह से समझा है। जिस बात को तुमने ठीक से नहीं समझा है उसको तुम सरल बनाने। आप में से जो लोग गज़ल वगैरह सुनते होंगे, उन्होंने जगजीत सिंह की गज़ल सुनी होगी, जिसमें वो कहता है कि कभी कभी ऐसे भी मैंने अपने दिल को बहलाया है, कभी कभी ऐसे भी हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। ये दिक्कत हम लोगों के साथ होती है। इस उलझन का एक ही रास्ता है, गहराई से अध्ययन करें, इसका कोई विकल्प नहीं। गांधी जी अपनी सभाओं में पूछते थे, कांग्रेस की सभाओं में, कि आप में से कितने लोग यंग इंडिया पढ़ते हैं। तो यहाँ भी अगर मैं पूछूं तो एक आध दो हाथ उठेंगे। तो कहते थे कि मैं रात दिन लिखता हूँ, समझाता हूँ, कांग्रेसी ये मानते हैं कि हमारे पढ़ने के लिए नहीं है, ये तो जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, हम तो काम ही करते हैं आपके साथ में। तो बगैर गांधी जी को समझे हुए गांधी जी का काम करने का जो खतरा है, उस खतरे ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। हम लोग विनोबा को भी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग जयप्रकाश को भी नहीं पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ने के बाद वो सब कुछ करना चाहते हैं जो ये लोग करना चाहते थे, बहुत सारा पढ़ करके। जयप्रकाश नारायण को गांधी जी ने ये सर्टिफिकेट दिया कि ये आदमी साम्यवाद के बारे में जो नहीं जानता है वो एशिया में कोई नहीं जानता। अब गांधी जी का ऐसा सर्टिफिकेट किसी आदमी को मिले तो उसके अध्ययन की क्या गहराई होगी आप समझिए। हम लोग उसको बहुत आसानी से ले लेना चाहेंगे अगर, तो हाथ आएगा नहीं। इसलिए पहली बात मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी साथियों से, अध्ययन करना गहराई के साथ बहुत ज़रूरी है। कल उस अंग्रेजी कवि का उदाहरण देते हुए अभय बंग ने कहा था कि जिस बिंदु से तुम शुरू करते हो, सारा सफ़र करके तुम वही बिंदु पर लौटते हो और तब पहचान पाते हो कि कहाँ से शुरू किया था। हम सब लोगों का जो प्रारंभ बिंदु है गांधी, वो बहुत कठिन आदमी है, बहुत जटिल आदमी है। वो कठिन और जटिल इसलिए है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल है।
तो जो ओरिजिनल होता है उसको समझने में मेहनत करनी पड़ती है। जयप्रकाश नारायण जी ने एक बार मुझसे कहा कि उनकी एक एक बात को समझने में मुझको 10-10 साल लगे हैं। पहले लगा बिल्कुल बकवास कर रहा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब गांधी बोल रहे हैं तो बकवास कौन कहे, लेकिन बात तो बकवास ही है। फिर 5 साल के बाद लगता था नहीं इसमें तो थोड़ा मतलब भी था, क्योंकि अपना अनुभव बड़ा हुआ। और 10 साल के बाद समझ में आता था कि दरअसल में आदमी क्या कह रहा है। तो जिस आदमी को समझने में इतना समय लगे, उस आदमी को समझने में हम लोग मेहनत न करें, ये हो नहीं सकता। कोई चीज़ सही है या गलत है, इसका फैसला आप कैसे करेंगे? तो गांधी जी ने इतना सरलता से ये बात समझा दी। उन्होंने कहा जो जरूरी नहीं है वो गलत है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ये सब जरूरी नहीं था, ये गलत है, तो क्या कहेंगे आप? ये इतने बड़े मंच की कोई ज़रूरत नहीं, ये गलत है। हमारे आयोजन का ये तामझाम गलत है। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि गांधी जी की झोपड़ी की ये विशेषता है कि उन्होंने कहा कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी में जो नहीं मिलता है उसका इस्तेमाल नहीं होगा मेरी झोपड़ी बनाने में, तो गांधी के सम्मेलन के में ये इस्तेमाल किया जाएगा। आप खुद से सोच के देखिएगा, तो आप अपनी कसौटी पर खुद ही अपने को कसना सीखिए। गलत है, ऐसे आयोजनों की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे आयोजन आप अपने बल पर कर नहीं सकते हैं, और जब दूसरों के बल पर करेंगे तो फिर बहुत कुछ होगा जो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए अपने बल पर अपने आयोजन होने चाहिए, सादे होंगे, सरल होंगे। गांधी जी ने एक शब्द दिया है, स्वेच्छा से स्वीकारी हुई गरीबी। उन्होंने कहा लाचारी की गरीबी का तो मैं दुश्मन हूँ, क्योंकि लाचारी की गरीबी आदमी का बहुत अपमान करती है। लेकिन आदमी को खुद से अपने लिए मर्यादाएं तय करनी चाहिए। लंबा नहीं करूँगा उस प्रसंग को, बहुत ही मज़ेदार प्रसंग है वो। लेकिन वो कहते हैं कि अपनी मर्यादा खुद तय करो, मेरे लिए इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल जाएंगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये बहुत ही ओरिजिनल आदमी है, इसको समझने में बार बार मेहनत करनी पड़ती है। दसियों बार वही पढ़ी हुई चीज़ पढ़ता हूँ तो फिर एक नया मतलब समझ में आता है, क्योंकि अपने समझने की शक्ति का थोड़ा विकास है। तो आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि बात को, ये जो 3 लोगों के नाम हम लेते हैं, गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, इनमें से किसी एक को भी भूलने की भूल मत कीजिए। हम लोग अक्सर करते हैं। इनमें से कोई भी छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि दुनिया के इतिहास में यही 3 लोग हैं जिन्होंने अहिंसक क्रांति की शोध में अपना पूरा जीवन लगाया। इसके अलावा चौथा कोई आदमी नहीं। ऐसा कोई चौथा रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा आपको इतिहास में जिससे आप अहिंसक क्रांति के कुछ संदर्भों से जोड़ सकें। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहेगा कि गांधी, विनोबा बोल देने से बात पूरी होगी। अगर ऐसा करेंगे तो खुद से ही छल करेंगे। जयप्रकाश उसकी बहुत मजबूत और बड़ी कड़ी है, जिन्होंने इस पूरे चिंतन को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की, कहीं से हम भटक रहे हैं। इसलिए अगर अंधेरे में 3 प्रकाश कहते हैं तो वो तीनों प्रकाश अपने भीतर हमेशा प्रज्वलित रहना चाहिए, जलता हुआ रहना। हम लोगों की थोड़ी दिक्कत यह है कि हम लोगों ने सुविधा के गांधी और दुविधा की गांधी बना दी है। हम सब ने अपनी अपनी सुविधा का गांधी चुन लिया। हम तो यही करते हैं, हम तो यही सोचते हैं, हम तो बात ही को काटते रहते हैं। कल भी बहुत सारी बातें हुई, बड़ी बारीक बारीक बातें हुई, लेकिन गांधी के जीवन को, गांधी के काम को अगर आप देखेंगे तो इतनी बारीकी में उलझा हुआ उनको कभी आप पाएंगे। तो बहुत सीधे सीधी बातें करने वाले आदमी। उन्होंने लिख दिया, कांग्रेस मुझको इसलिए पसंद करती है। आप शब्द को समझने की कोशिश कीजिए।
कांग्रेस मुझको इसलिए पसंद करती है क्योंकि मैं लड़वैया आदमी हूँ। लड़वैया गुजराती शब्द है, लड़ने वाला आदमी हूँ। कांग्रेस के नेता मेरी अकल की बहुत कीमत नहीं करते हैं। ये गांधी जी का कोटेशन कह रहा हूँ मैं। कांग्रेस के नेता मेरी अकल की बहुत कीमत नहीं करते हैं। मेरे पास बार बार इसलिए उनको आना पड़ता है क्योंकि मैं लड़वैया आदमी। और आप कह रहे हैं कि गांधी जी लड़ते नहीं। आप कहते हैं गांधी जी को लेकर संघर्ष में जाने की जरूरत नहीं। गांधी जी 30 जनवरी 1948 को 3 गोली खाने से 1 मिनट पहले तक लड़ ही रहे। दक्षिण अफ्रीका से लेकर 30 जनवरी तक इस आदमी के जीवन का एक एक पल सिर्फ लड़ाई लड़ने में बीता है। विचारों की लड़ाई, आचारों की लड़ाई, कार्यक्रमों की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई, कहीं भी उसने छोड़ा नहीं। तो गांधी जी की जब बात करेंगे या गांधी की इस परंपरा की बात करेंगे तो आप सीधी लड़ाई से बचने की कोशिश मत कीजिए। लड़ना ही पड़ता है। बिना लड़े अहिंसक क्रांति के दरवाजे खुलते नहीं। तीस जनवरी को गोली खाने से 2 मिनट पहले गांधी जी क्या कर रहे थे? सरदार और जवाहरलाल के बीच का मतभेद मिटाने के लिए, जो राजनीति का सबसे क्षुद्र विषय है। लेकिन गोली खाने से 2 मिनट पहले उसी सवाल को लेकर वो इतनी देर तक सरदार के साथ बैठे थे, उनकी प्रार्थना में देर हो गई, इसीलिए रास्ता बदल के जल्दी जल्दी भागे प्रार्थना में शामिल होने के लिए। यानी गांधी और जवाहर और सरदार के बीच का मतभेद मिटाना उनके लिए अपने काम की प्राथमिकता का एक काम, क्योंकि जिस आज़ाद भारत की स्थापना हुई थी उसको संभालने में इन दोनों को जोड़ कर रखना उनको बहुत ज़रूरी लग रहा था। उन्होंने कहा कि छोटा काम है, इसमें मैं नहीं पढ़ता हूँ। और इस काम से पहले 29 जनवरी की रात में क्या किया? 29 जनवरी की रात में आखिरी चीज़ लिखी, जिसको हम लोग उनका आखिरी वसीयतनामा करके समझते हैं, जो उनका लिखा हुआ आखिरी ड्राफ्ट है, जिसमें अपनी अगली क्रांति की रूपरेखा बनाई। 80 साल के आदमी ने बैठकर अगली क्रांति का कदम क्या क्या होगा उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया। वो हमारे लिए छोड़कर गए विचार करने के लिए। ये दूर की लड़ाई है और वो मतभेद मिटाना एकदम आज का काम है, और दोनों काम उनकी प्राथमिकता में 1 नंबर पर। तो हम लोग अपने लिए प्राथमिकता जब तय करेंगे तो इस संदर्भ को ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे? कोई भी क्रांतिकारी हो उसको 3 धरातल पर काम करना पड़ता है। काल का माप जो है, समय का माप जो है, वो किसी के लिए बदलता नहीं, क्रांतिकारी के लिए भी नहीं। इसलिए आज, कल और कल तीनों धरातल पर जो क्रांतिकारी काम नहीं कर सकता है वो कभी भी समाज परिवर्तन का काम नहीं। इसीलिए इतिहास में गांधी उतरते हैं, इतिहास में से अपने मतलब के संदर्भ लेकर हमारे सामने आते हैं, वर्तमान के सवालों के जवाब देते हैं और भविष्य का नक्शा खींचकर हिंद स्वराज भी हमारे सामने रखते हैं। हिंद स्वराज लिखते हैं और ये भी लिख देते हैं आखिर में, लेकिन आज जो लड़ाई में लड़ रहा हूँ वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा हूँ, हिंद स्वराज के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। ये आगे का नक्शा है, यानी लड़ाई आज के लिए लड़ रहा हूँ, नक्शा कल का है। काम परसों के संदर्भ को जोड़ कर कल, आज और कल तीनों स्तर पर जो क्रांतिकारी जवाब नहीं दे सकता है उसकी क्रांति उसकी साधना का विषय होगी, जनता का विषय नहीं है। इसलिए हमारी रणनीति जो होगी काम करने की, उसमें भी ये तीनों काल जुड़ने चाहिए। इन तीनों कालों का जवाब देने की ताकत हमारे पास है। हम नहीं कर सकते कि आज के सवालों के बारे में नहीं, आज के सवालों के जवाब हमारे पास होने चाहिए। उन जवाबों में सफलता लाने की रणनीति हमारे पास होनी चाहिए
और भविष्य का नक्शा हमारे पास। तब ये जो त्रिमूर्ति है हमारी गांधी विनोबा जयप्रकाश की, वो पूरी होगी। हमारे सामने जो आज चुनौती है, वो चुनौती क्रांति की जो दिशा गांधी जी से मिली है, जिसको हम लोग ग्राम स्वराज्य कहते हैं, संपूर्ण क्रांति, अलग अलग वक्त पर अलग अलग नाम होते हैं, दिशा तो एक ही है। ये जो क्रांति का दर्शन है, ये छूटे नहीं है, ये हमारी आंख से ओझल नहीं है। चलते हो तो जैसे ध्रुव तारा सामने होता है, वैसे ही क्रांतिकारी की यात्रा में ये ध्रुव तारे की तरह हमारे सामने है, वहाँ तक जाना है। लक्ष्य अगर छूट गया, उसको अगर भूल गए, आंखों से ओझल हो गया, तो दिशा भी खत्म। इसलिए लक्ष्य सामने साफ है, ग्राम स्वराज्य तक जाना है। जाने के रास्ते क्या क्या होंगे, इसका प्रयोग करने की आपको पूरी स्वतंत्रता है। मैं अपने युवा साथियों को समझाता हूँ कि सत्य और अहिंसा के दो किनारे हैं, जिनके बीच में से परिवर्तन की नदी बहती है। इन दोनों किनारों को छोड़े बगैर इस नदी में जितने तरह के प्रयोग कर सकते हो करो, वो सब गांधी के प्रयोग। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि सत्य और अहिंसा का किनारा छूटना नहीं चाहिए, इसके बाहर नहीं निकलना। अगर ये बात समझ में आती हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज हमारे सामने चुनौती है कि ग्राम स्वराज्य का जो लक्ष्य है वो छूटना नहीं चाहिए। उसकी दृष्टि से ओझल वो बात होनी नहीं चाहिए कि हमको वो वहाँ तक जाना है, समाज को वहाँ तक ले जाना है। ले जाने के रास्ते के बहुत सारे प्रयोग करने हैं। उसकी गांधी जी ने पूरी छूट दे रखी जब उन्होंने कह दिया कि गांधीवाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैंने जीवन में बहुत सारे प्रयोग किए, तुम भी प्रयोग करो, दिशा को समझ कर रखो। जब वो कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश, तो कहते हैं देख लो मैं जिस तरह जिया हूँ, अगर उसमें से तुमको कुछ मदद मिलती हो तो ले लो, नहीं तो खुद से जीने की कोशिश करो। इतने डेमोक्रेटिक है। या मैं कहूँ कि उनकी क्रांति इतनी लोकतांत्रिक है कि उसमें लक्ष्य के अलावा कुछ भी निश्चित नहीं करके दिया, सब कुछ हमारे ऊपर पड़ा है। तो हमारे नज़र से वो लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए। और आज की जो चुनौती है उसका हमको मुंह नहीं होना। बहुत सारे लोग ऐसा माहौल रचते हैं जैसे बस उस लक्ष्य को देखते रहना है, उसी दिशा में अपने को चलना है। आज क्या हो रहा है इसकी तरफ, अगर इसकी तरफ हम नहीं देखते तो हम 77 को पार नहीं करते। 1977 हमने पार इसलिए किया क्योंकि हमने उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक नया प्रयोग किया। दुनिया में पहली बार, दुनिया के इतिहास में पहली बार वोट की ताकत से तानाशाही को परास्त किया। ये गांधी की दिशा में बहुत बड़ा प्रयोग। इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं हुआ था, अभी तक कहीं नहीं हुआ है कि वोट की ताकत से तानाशाही हारी हो। आज उस चुनौती का एक रूप बदल गया। आज हमारे सामने सीधे सीधे फासिज्म की चुनौती सामने खड़ी है। फासिज्म एक दर्शन है। 77 की लड़ाई इसलिए आसान थी क्योंकि वो एक व्यक्ति की सत्ता की भूख के सामने खड़ी, एक व्यक्ति की तानाशाही, ये एक फिलॉसफी की तानाशाही। आप लोगों को अगर सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो तो विनोबा का सर्टिफिकेट ही देख लीजिए। उन्होंने जब ये कहा कि मुझको शर्म आती है इस बात से, खुद पर शर्म आती है कि मैं उस प्रांत का रहने वाला हूँ जिस प्रांत से गांधी का हत्यारा निकला। उस समय उन्होंने कहा ये लोग फिलॉसफी वाले लोग, क्योंकि मैं भी गीता पढ़ता हूँ और ये भी गीता पढ़ता है, ये गीता में से एक दूसरा अर्थ निकालते हैं, मैं एक दूसरा अर्थ निकालता हूँ, इसलिए इन लोगों के साथ लड़ाई फिलॉसफी की। इसलिए मैं आपसे कहा ये दर्शन की लड़ाई।
ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत तानाशाही की लड़ाई नहीं है, उससे खतरनाक एक दर्शन की लड़ाई है। इस दर्शन की लड़ाई में जो लोग हमारे सामने हैं, उनकी पहचान करने के लिए आपसे कह रहा हूँ। ये लोग हमारी आज़ादी की लड़ाई में विश्वास नहीं करते, इसलिए हमारी आज़ादी की लड़ाई में कहीं भी दिखते नहीं। गलतफहमी में न रहें, इसलिए इतनी सफाई से कह रहा हूँ। ये लोग हमारे संविधान में विश्वास नहीं करते, ये लोग हमारी संसद में विश्वास नहीं करते, ये लोग हमारे तिरंगे में विश्वास नहीं करते, ये लोग हमारे राष्ट्रगान में विश्वास नहीं करते, ये लोग हमारे राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता नहीं करते। इन सब चीज़ों का इनके पास अपना विकल्प है। वर्धा के लोग तो नागपुर के नज़दीक रहते हैं, तिरंगे की जगह पर ये कौन सा झंडा अभी तक इस्तेमाल करते थे, कहने की जरूरत नहीं। वो विकल्प है उनके पास उनका अपना झंडा है, उनके पास उनका अपना संविधान है, उनके पास उनका अपना राष्ट्रपिता है, उनके पास संसद की अपनी कल्पना है। आज वो सब चीज़ें वो पीछे करके बात करते इसलिए है क्योंकि उनको आज की सत्ता का इस्तेमाल करना है। इसलिए शायद जवाहरलाल नेहरू ने जितनी बार गांधी का नाम नहीं लिया होगा, उतनी बार गांधी का नाम ये रोज लेते हैं। लेकिन इस राष्ट्रपिता के बारे में उनकी कल्पना क्या है, ये फूटकर सामने आती रहती है। समझ में आता है कि पर्दे के पीछे क्या है। मैं अविश्वास नहीं करता हूँ, मैं उनके बदल जाने की संभावना से भी इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं गलतफहमी में नहीं रहता। जो सच है वो हमारे सामने है। तो जिनके पास इन सब चीज़ों के विकल्प हैं, उनके पास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने जिस भारत की कल्पना की थी उसका भी विकल्प है। ये एक दूसरे तरह के भारत में विश्वास है और उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश चल रही है। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया इस पर कि नहीं, कि 10 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। क्या फैसला दिया उसने? कि भारत का जो चुनाव आयोग है उसका गठन कैसे बने। तो उसने एक रूलिंग दी कि आगे से भारत का चुनाव आयोग जो है वो प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इन 3 लोगों की कमेटी मिलकर करेगी। प्रधानमंत्री की इच्छा से चुनाव आयोग का गठन नहीं है। आप तो ताली बजा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब समझा आपने? आज 2023 में आज़ादी के करीब 75 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी? आज तक तो ऐसी कमेटी नहीं बनी हुई थी। आज तक तो प्रधानमंत्री के ही चुनाव के इशारे से चुनाव आयोग का गठन। लेकिन ये जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष अभी है बना हुआ, जिसका नाम भी मुझको याद नहीं है, सच कहूँ तो कितना कूड़ा कचरा याद रखा है। तो ये कौन आदमी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि भाई क्या खास बात है इस आदमी में कि ये आदमी कल रिटायर होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है और 24 के घंटे के अंदर उसकी सारी प्रोसेस पूरी करके प्रधानमंत्री उसको चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं। उन्होंने पूछा व्हाट वाज द हरी, इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी? यानी अपने पसंद का आदमी चुनाव आयोग के अध्यक्ष पद पर बिठा दिया जाए, इसकी इतनी जल्दीबाजी है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करने की कोशिश। ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका के रोल को कर्टेल करने की कोशिश। ये अच्छा है कि बुरा हमें नहीं जानता, क्योंकि इसके बुरे परिणाम भी निकल सकते हैं। न्यायपालिका का अपना दायरा है संविधान में, उसके बाहर उसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो गई
क्योंकि उसने ऐसा महसूस किया कि इसके बगैर पटरी पर इसको लाने का दूसरा रास्ता है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है आज की सरकार की। तो ताली बजाने की बात से ज़्यादा गंभीर बात यह है कि हम ये देखें कि कहाँ कहाँ ये हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैसे चुने जा रहे हैं? अगर अखबार आप लोग देखते होंगे तो जो बना हुआ है अपना सिलेक्शन कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बना रखी है, उसके रिकमेंडेशन सालों से सरकार के पास पड़े हैं, वो कोई नियुक्ति ही नहीं है। तो अगर जज की नियुक्ति नहीं करेंगे आप तो क्या होगा? धीरे धीरे मुकदमों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसीलिए जो कानून मंत्री है, जिसको कानून की ABCD भी मालूम नहीं है कि नहीं पता नहीं है, वो कह रहा है कि इतने लाख मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। तो कल को सरकार कह सकती है कि जब इतने लाखों मुकदमे पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है, हम ही इसका फैसला करें। तो सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दिया। किस दिशा में चीजों को ले जा रहे हैं? अब एक उपराष्ट्रपति है, वो कह रहा है कि संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक ढांचा जो है संविधान का, ऐसी कोई चीज नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चाहे पार्लियामेंट में आपके कितना भी बड़ा बहुमत हो, जो फंडामेंटल ढांचा है हमारे संविधान का, उसको आप बदल नहीं सकते। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। तब एक उपराष्ट्रपति के मुंह से कहवाया जा रहा है, क्योंकि दूसरा कोई कह नहीं सकेगा, उसको कहा गया कि तुम बोलो इस बार कि ऐसा कोई फंडामेंटल ढांचा संविधान का नहीं है। अभी बहस एक नई तरह से छिड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको रिस्पॉन्ड करता है वो देखना है। मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे उस दिशा में हम जा रहे हैं जिस दिशा में भारतीय संसदीय लोकतंत्र का चेहरा बदल जाएगा। इसीलिए 24 जो आ रहा है, जिसमें ये इलेक्शन आने वाला है, ये 24 हम सब के लिए एक वाटरलू की तरह है। जो भी डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि 1977 रिपीट हो रहा है 2024। उस समय हम लोगों ने जिस तरह से एक नए संकल्प के साथ उस संकट का मुकाबला किया था, और आज भी लोग याद करते हैं कि गांधीयन लोग पहली बार उस फील्ड में उतरे और नक्शा बदल दिया, नतीजा बदल दिया। ये जनमत को तैयार करने का सवाल है, और अगर जनमत ही हम तैयार नहीं कर सकते हैं तो हम किस काम के लिए बने? हम पावर में जाते नहीं हैं क्योंकि वो अपना रास्ता नहीं है, हम जनमत बनाते नहीं हैं क्योंकि हम उसको समझते नहीं हैं, तो फिर हमारे लिए क्या बच जाएगा? 30 जनवरी और 2 अक्टूबर मनाने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारे अपने रेलिवेंस का सवाल है। और मैं साफ देख रहा हूँ कि अगर 24 में ये चीज़ बाजी नहीं पड़ती, बाजी पलटना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो शायद ऐसी मीटिंग करना संभव नहीं रहेगा। हमारे खड़े होने की जगह नहीं बची, क्योंकि फासिज्म समझता है कि कौन कितना खतरनाक है। तो हम लोग सबसे खतरनाक लोगों की कैटेगरी में। इसीलिए आज के सवाल जो हैं उनका जवाब भी हमको ढूंढना पड़ेगा, और अपनी क्रांति का जो बड़ा नक्शा है, जिसको मैंने ग्राम स्वराज कहा, वो भी अपनी नज़र से कभी ओझल नहीं होगा। इतनी मुश्किल लड़ाई के साथ हम लोग सामने आए, आप बच नहीं सकते। किसी को ऐसी गलतफहमी हो अगर कि हम कुछ नहीं करेंगे तो हम बच जाएंगे, तो आप घर में बैठे मारे जाएंगे, कुछ लोग मैदान में लड़ते हुए मारे जाएंगे। इतना ही फर्क है। तो आप ये मत समझिएगा कि आपको पहचानते नहीं, ये गांधी का नाम ही बहुत खतरनाक है। एक बार चिपक जाता है तो जल्दी से छूटता नहीं। तो हम लोग जिन्होंने अपने को गांधी के प्रति समर्पित किया, गांधी मूल्यों को अपनी कमज़ोर समझ, अपने कमज़ोर व्यवहार के बावजूद भी पकड़ने की कोशिश में लगे रहे, उनको लोग पहचानते हैं कि ये किसी भी दिन खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए इस लड़ाई से किनारे हट जाने से आप बच जाएंगे, इस गलतफहमी में आप
फासिज्म का जो सबसे नंगा प्रयोग जर्मनी में हम लोग देखा। मैं कई बार कहता हूँ, आप लोगों से भी कहता हूँ कि अगर किसी को समझना हो तो हिटलर की जर्मनी के वक्त की किताब पढ़िए, आपको ब्लूप्रिंट अपने यहाँ दिखेगा, जैसे नारे बनाए जा रहे हैं, जैसे हर तरफ एक ही चेहरा दिखाया जा रहा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पर उसकी नज़र नहीं दिख रही। यही माहौल हिटलर ने बनाया। और तब हम लोगों में से कई लोगों को गलतफहमी होती है कि दुनिया तो सारी किसी आदमी के पीछे चलती है। ऐसा माहौल बनाना पड़ता है। ऐसा माहौल बहुत आसान हो गया है बनाना, क्योंकि बहुत सारा मीडिया अब अपने हाथ में आ गया है, जो पहले नहीं। तो इन सब चीज़ों को पार करके देखने की नज़र अपनी बननी चाहिए कि ये सारे प्रचार तंत्र के बाहर का सच क्या है। इतनी बड़ी हिंसा क्या कहिएगा, हिंसा शब्द छोटा पड़ जाता है, जो यूक्रेन में हो रहा है। आज 21वीं शताब्दी में दुनिया में एक छोटे से देश को लगातार कुचलने की कोशिश हो रही है और सारी दुनिया चुपचाप है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? महात्मा गांधी के देश के लोग क्या कर रहे हैं? अगर दुनिया ऐसा पूछे तो चोरी के रास्ते से रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदते हैं, क्योंकि रूस ने यही समर्थन की कीमत मांगी दी है। और हम खुश हैं। तटस्थता की नीति वगैरह तो गई भाड़ में, वो तो अब भारत का कोई रिश्ता नहीं रहा तटस्थता से। लेकिन आप कर क्या रहे हो? दूसरे के संकट में से अपना फायदा निकाल रहे हो। इसको आप कूटनीति कर रहे हो। ये तो बहुत पुरानी कूटनीति, इसमें नया कुछ भी नहीं। ये संघ परिवार की कूटनीति, जो हर संकट में से अपने लिए अवसर खोजती है। लेकिन दुनिया की राजनीति ऐसे चलती नहीं है। इसलिए अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो G20 की जो मीटिंग हुई थी, उसमें अगर कोई सबसे अकेला पड़ गया तो भारत पड़ गया। वो प्रस्ताव भी नहीं पास करवा सका यूक्रेन के और रूस के युद्ध के बारे में। और बाद में जो बैकडोर से प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें रूस पर ही लोगों, यानी दुनिया की कूटनीति में हम किनारे पड़ते जा रहे हैं। प्रचार ऐसा किया जा रहा है कि सारी कूटनीति हम ही चला रहे हैं। तो प्रचार के इस तंत्र के आगे जो सच्चाई है, उसको देखना, उसको समझने की कोशिश करनी है। अभी आप देखिए 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं पूर्वोत्तर में। ऐसा बैनर लगा जैसे तीनों राज्य बीजेपी ने जीत लिया। अगर जरा खोल करके उस नतीजे को आप देखेंगे तो 2 जगह दूसरों के समर्थन से बीजेपी की सरकार बनी है, एक जगह तो उनकी पहले की सरकार, यानी बिल्कुल मार्जिन से जीत हुई है, बिल्कुल मार्जिन से सरकार बनी है। यानी लोगों के मन में जो परिवर्तन की चीज़ें आ रही हैं, उनको पकड़ने की दृष्टि हमारी भी होनी चाहिए, नहीं तो हम थक जाते हैं। लगता है कहीं बात बन नहीं रही। बनेगी तो नहीं, आसानी से बनेगी, क्योंकि सत्ता तंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो आसानी से तो तुमको आगे नहीं जाना। लेकिन आसानी से आगे जाना हो तो गांधी का काम क्यों करते हो? गांधी का काम तो मुश्किल से ही आगे जाता है, कठिन रास्तों से ही गुजरता है। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। हम लोग किसी गलतफहमी में नहीं रहे। लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है, साफ है, और उसका कैलेंडर भी बना हुआ है। वो कैलेंडर भी बदलेगा। आप नहीं चाहेंगे तो भी अभी से लेकर के 24 के बीच में बहुत सारे राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, और आखिर में जाकर के 24 में लोकसभा का चुनाव। ये सारे चुनाव हैं जिन चुनावों में हमको मेहनत करके जनमत को खड़ा करना है। क्यों खड़ा करना है? एक बार इनको सेंटर स्टेज से हटाना। ये तो पहले नहीं थे, कोई आज ही पैदा नहीं हुआ। आज़ादी के ज़माने से पैदा है, तभी तो अंग्रेजों की मदद करते, तभी तो गांधी जी को गोली मारी। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हमेशा हाशिए पर, सेंटर स्टेज पर आने का इनको मौका नहीं।
हम लोगों की गलतफहमी से, हमारी कमज़ोरी से, समाज की कमज़ोरी से ये लोग सेंट्रल स्टेज पर हैं। और केंद्रित शक्ति इतनी बड़ी है कि जब आप सेंट्रल स्टेज पर आते हो तो आपके हाथ में बहुत सारी ताकतें आती हैं। का ये फायदा होता है। इसीलिए कोशिश करके एक बार इनको सेंट्रल स्टेज से किनारे करते हैं, उसके बाद किनारे रहेंगे ये। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो बीच में आएगा कोई बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन डेमोक्रेसी का खेल ही है। आपको हमेशा लेसर इवल चुनना पड़ता है और क्रांतिकारी उसको लड़ करके मजबूत करते हैं। तो गांधी जी ने जैसे कांग्रेस को चुना और मजबूत बनाया और उससे एक लड़ाई लड़ी, साम्राज्यवाद को हटाया। हम लोगों ने 74-75 में सारे डिस्क्रेडिट टूटे हुए विरोधी दलों को पीट पाट कर एक किया, एक औजार बनाया और उनको हटा करके उनको बिठाया। वैसा ही समय फिर आया है जब आपको एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी वाली लाइन में मानने वाले लोग नहीं हैं। हम किसी पार्टी में जाने वाले नहीं हैं, हम किसी पार्टी को बनाने वाले नहीं हैं। लेकिन लड़ाई तो संसदीय राजनीति की है, तो आपको एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। तो जो भी पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट दिखता है उसमें जो भरोसे का इंस्ट्रूमेंट है उसको मजबूत बना करके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और जब वो आएंगे तो उनसे लड़ाई तो हमारी लड़ाई तो हम शाश्वत है, हम हमेशा लड़ाई के मैदान में ही हैं। इतनी साफ तस्वीर मुझको दिखाई देती है और जिस हद तक दिखाई देती है उस हद तक करने की कोशिश में मैं लगा हूँ। आप सब लोगों से भी कहता हूँ कि इसके अलावा गांधी की अभी कोई दूसरी रणनीति हो ही नहीं सकती। तो मैंने काफ़ी सारा समय ले लिया, इसके लिए माफ़ी मांगते हुए आप सबका बहुत आभार। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद।